Hello students, this is Anjali Singh from Infinity Vision. So today we are again going to discuss some important questions of NEET examinations. Now in this video we are going to discuss the questions from two chapters of class 11th. One is mole concept and the other one is atomic structure. तो कुछ NEET के important questions regarding these chapters we will be discussing today. Okay, so let's begin the session. The first question says if the mass of neutron is doubled and that of a proton is half, the molecular mass of H2O containing only H1 and O16 atoms will be. अगर आपके पास mass of neutron is doubled, तो मतलब अगर mass of neutron है, अब जो mass of neutron है originally वाला, that is double that of the original one, और प्रोटॉन का मास हाफ कर गया है. प्रोटॉन का मास इज हाफ. ओके, मास ऑफ प्रोटॉन. अगर हमें ये पता है कि H2O के अंदर जो मोलर मास निकल के आता है दैट इज 2 into 1 plus 16. Why 16? Because it is 8 protons plus 8 न्यूट्रॉन्स. ठीक है, ये ऑक्सीजन का मास है और ये H2 का मास है. अब दो हमने इसलिए क्या है बिकॉज दो हाइड्रोजन है. अब इनके अंदर एक एक सिर्फ प्रोटॉन होता है. नाउ व्हाट इफ इसका मास अगर हाफ हो जाए, सो इट विल बी 2 into हाफ ऑफ दिस फॉर द न्यू H2O वाला मास प्लस प्रोटॉन का. लेट सपोज ये प्रोटॉन का मास है तो ये हाफ हो गया 8/2 प्लस न्यूट्रॉन का मास क्या था, डबल हो गया है. सो दैट इज 8 into 2. ठीक है, सो दिस इज 1 प्लस इट इज 8/2 4 प्लस 16 दैट इज 20. द आंसर इज 21 की मास कितना आया है. ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि करीब ये कितना प्रतिशत आपका इंक्रीज हुआ है या कितना परसेंट आपका डिक्रीज हुआ है. ओरिजिनली H2O का मास कितना होता है 18, तो ऑब्वियसली इट इज इंक्रीज्ड. नाउ हाउ मच इंक्रीज्ड इट इज, कि कितना इंक्रीज हुआ है, दैट इज 3/18. वाई? बिकॉज 18 से 21 पे आ गया है तो 3 इंक्रीज किया है into 100. That is approximately an increase of about 17%. So if the mass of a neutron is doubled and the mass of a proton is half, the mass of the new H2O will be increased by 17% of the original value. So this is the answer. Next question. A quantity of 13.5 gram of aluminium when changes to Al3 positive ion in a solution will lose how many electrons? अगर आपके पास एल्यूमिनियम है 13.5 ग्राम्स, तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने हैं, 13.5 divided by 27, that is the molar mass of aluminium, that is 0.5. 0.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आपके पास है. नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हो जाएंगे, दैट इज 0.5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू एक एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 13. नाउ 0.5 मोल्स विल हैव दिस मच नंबर ऑफ एटम्स एंड दिस मच नंबर ऑफ, दिस इज 5, दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ना दिस इज कि 13.5 एल्यूमिनियम के 13.5 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाउ अगर हमें ये निकालना है Al3 पॉजिटिव बनाने के लिए उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए. सो अगर आपको Al3 पॉजिटिव निकालना है सो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0.5. मोल्स आर सेम, नंबर ऑफ एटम्स तो सेम रहेंगे, दिस विल बी सेम, but now this will be into 10. Why? Because one aluminium is losing 3 electrons. So अगर आपको Al3 पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन्स इन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन्स
in Al3 positive ion, 13.5 ग्राम ऑफ Al3 पॉजिटिव आयन विल बी इतना. कितने लूज कर दिए? दिस माइनस दिस. फिर आपको ये अगर हम इस तरीके से करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट will be 0.5 into Na into 13 minus 0.5 into Na into 10. This is 0.5 into Na into 3. This is 13 minus 10. It will be 0.5 into 6.022 into 10 की power 23 into 3. It will be 9.011 into 10 की power 23. Okay, so this is the answer. 9.1 into 10 की power 23 electrons will be lost. Next question. The mass of 3.2 into 10 raised to the power 5 atoms of an element is इतना कि आपको 3.2 into 10 की पावर 5 एटम्स का मास जो दे रखा है दैट इज 8.0 into 10 की पावर -18 ग्राम. आपको एटॉमिक मास निकालना है एलिमेंट का. एटॉमिक मास के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली कितने नंबर ऑफ एटम्स का मिलकर के कितना मास होता है, वो उतना मास होता है. ग्राम एटॉमिक मास निकाल लेते हैं. आप U यूनिट लगा सकते हैं फॉर दैट मच अमाउंट ऑफ मास. तो उसके लिए क्या करना है, 6 into 10 raised to the power 23. एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे इतना दे रखा है, वरना अदरवाइज इट इज 6.022 into 10 की पावर 23 का मास जितना होता है वो एटॉमिक मास होता है. यहाँ पे आपको दे रखा है एवोगैड्रो नंबर इतना ले लें तो आप डायरेक्टली इतना ले सकते हैं. 10 की पावर 23 एटम्स का जो भी मास होगा वही एटॉमिक मास होगा. अब इस एटॉमिक मास के लिए नाउ इस एटॉमिक ये एटॉमिक मास ही होगा. नाउ इस एटॉमिक मास के लिए हम कैलकुलेशन करें 8 into 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाय 3.2 into 10 की पावर 5 into 6 into 10 की पावर 23. सो आप ये जो 6 दिया गया है दिस इज जस्ट टू मेक योर कैलकुलेशंस इजी सो दैट आप एग्जामिनेशन में ज़्यादा कैलकुलेशन के वर्क में स्टकअप ना रह जाएं, इसलिए ये आपको दिया गया है. सो दिस इज ये आप यहाँ पे काट सकते हैं. दिस इज लाइक इट इज 15 ग्राम्स करीब आपका आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो 15 was B. Next question, the volume of 1 mole of water at 277 Kelvin is 18 ml. 1 ml of water contains 20 drops. The number of molecules in 1 drop of water will be. 1 ml पानी के अंदर 1 ml has 20 ड्रॉप्स. ओके, तो 1 ड्रॉप के अंदर क्या होगा 1/20 ml. आपको इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं. आपको बोल रखा है 1 मोल का वॉल्यूम कितना है 18 ml. मतलब 1 मोल मतलब 18 ग्राम इज 18 ml, यानी कि 1 ग्राम पर ml है 277 केल्विन पे. सो 1 ड्रॉप का मास कितना हो गया, आई कैन राइट इट हियर, इट इज 1/20 ग्राम बिकॉज 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 ml फॉर वाटर. तो जितना ml होगा एक ड्रॉप के अंदर उतना ही उसके अंदर ग्राम होने वाले हैं. सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे. 1/20 इंटू 18 बिकॉज वाटर का जो मोलर मास होता है दैट इज 18. नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वेट बाय मोलर मास. वेट कितना था एक ड्रॉप का 1/20 ग्राम. सो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए. नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यदि अगर आपको निकालने हैं तो आपको क्या करना होगा
you'll have to multiply the n by any. This is 1 by 20 into 18 into 6 into 10 की power 23. So the answer is 1.67 into 10 raised to the power 21. Once you'll calculate it, this will come out to be the answer. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ गिवन मिक्सचर कंसिस्ट ओनली ऑफ प्योर substance X and pure substance Y. The total mass of the mixture is 3.72. The total number of moles is 0.06. If the mass of 1 mole of Y is 48 grams and there is 0.02 mole of X in the mixture, what is the mass of 1 mole of X? आपसे basically X का molar mass पूछा गया है. You are asked about the molar mass of X. मिक्सचर में सिर्फ x और y रहने वाले हैं, इसलिए टोटल अमाउंट इन दोनों से निकल करके आएगा. टोटल मोल्स आपको दे रखे हैं 0.06 हैं एंड मोल्स ऑफ x इसके अंदर कितने हैं 0.02. देयरफॉर मोल्स ऑफ y कितने हो जाएंगे 0.04 बिकॉज टोटल मोल्स इज गोइंग टू बी ny प्लस nx. नाउ 1 मोल ऑफ y का मास जो होता है दैट इज 48 ग्राम्स. देयरफॉर 0.04 मोल ऑफ y का मास कितना हो जाएगा 48 इंटू 0.04 ग्राम्स, 0.04 मोल. ठीक है. नाउ दिस इज 1.92 ग्राम, यानी कि 3.72 में से 1.92 तो मास है किसका y का. सो मास ऑफ x विल बी 3.72 माइनस 1.92. दिस विल कम आउट टू बी कितना 1.80. This is 1.80. Sorry. ठीक है 1.80 ग्राम्स. नाउ यही मास हमारा किसका है, इट इज ऑफ दी 0.02 मोल. सो 0.02 मोल इज इक्वल्स टू 1.8 ग्राम्स तो ऑफ एक्स. सो 1 मोल will be equal to 1.8 divided by 0.02 gram, that will be 90 grams. So 1 mole of X का मास कितना है 90 grams. Next question. A compound contains 36% of carbon by mass, 36% of carbon है इसके अंदर by mass. If each molecule contains 2 carbon atoms, then the number of moles of compound in its 10 gram is. अगर कोई compound है उसके अंदर इतना कार्बन एटम है, मतलब कि अगर कोई भी कंपाउंड है, इफ सपोज x इज द कंपाउंड, सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x जितने भी आप निकालेंगे दैट विल बी हाफ ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन उसके अंदर कितने प्रेजेंट है. क्यों? क्योंकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ x के अंदर 2 एटम्स ऑफ कार्बन है. तो जैसे C2 नंबर होने वाला है तो इसका 1 मोल में 2 कार्बन एटम है, तो जितने भी कार्बन एटम्स के नंबर आएंगे उसका आपको हाफ करना है. ना ये आपसे कह रहा है 10 ग्राम के अंदर. सो कार्बन इन 10 ग्राम इज इक्वल्स टू 36% ऑफ 10 ग्राम. यही आपसे बोला गया है 36% है उसके कंपाउंड के अंदर कार्बन. दिस इज इक्वल्स टू मास कितना है कार्बन का इसके अंदर 3.6 grams. Now moles of carbon will be 3.6 divided by 12 because the molar mass of carbon is 12. So it will come out to be 0.3 moles of carbon है. So now number of moles of compound is half of this 0.3 moles. So it is 0.15. Answer is B. Next question. The percentage of oxygen in a compound is 4%. Its minimum molecular mass. Minimum molecular mass निकालना है, इसका मतलब हम ये मान लेते हैं
मान क्या लेते हैं, अगर मिनिमम निकालना है तो ऑक्सीजन का उसका कम से कम एक एटम प्रेजेंट है, तो परसेंटेज कितना है इसका, 4% इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय, एक एटम ले रहे हैं मतलब सिर्फ ओ ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, यही होता है परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, कितना आपके पास कोई एलिमेंट प्रेजेंट है उसके अंदर डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। नाउ दिस इज 4%, हम मिनिमम लेके चल रहे हैं तो दिस विल बी 16, दिस इज दी मोलर मास इनटू 100, तो 4% 4, दैट इज 400 ग्राम्स और वट एवर यूनिट मास, अगर ये वन एटम के लिए, वन मॉलिक्यूल के लिए, तो 400 इज दी आंसर। सिंपल क्वेश्चन। Next question, what should be the density of an aqueous solution having 1 mole of urea, molar mass is equals to 60 gram per mole, such that the molarity of the substance become equal. Now, what is the relation between molarity and density? It is 1 by m is equals to d by molarity minus molar mass divided by 1000. This is the relation. Now it is saying this and this are equal. So let's suppose हम molality रख लेते हैं, 1 upon m is equals to d by m minus molar mass is 60 divided by 1000. Now once you are going to solve it, like आप यहाँ पे m ले लीजिए, this is 1 upon m is equals to d by m minus 0.06. ठीक है, 0.06 आ गया, इसे आप इधर ले जाइए, प्लस में कर दीजिए, m नीचे कॉमन ले लीजिए, इट विल बी d इज इक्वल्स टू 0.06 m प्लस 1. नाउ इफ द मोलालिटी इज 1, देन डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.06 ग्राम पर ml. ओके, फॉर 1 मोल पर kg इट इज इतना, तो आंसर इज 1.06 ग्राम पर ml. Next question, question number 9. Which of the following have the same number of unpaired electrons as in Fe2 positive, Z is equals to 26. Now Fe2 positive का configuration, Fe का configuration कितना होता है हमारा, it is argon 3d6,4s2. अब आपने अगर Fe2 पॉजिटिव लिखना है, Fe2 पॉजिटिव विल बी 3d6, so you have to see 3d6 किसके अंदर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले गए. So what we can see is, इसका एटॉमिक नंबर पहली बात तो देख लो 26 है, 26 एटॉमिक नंबर पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं. आप चाहें तो इसे कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली भी देख लीजिए कि अगर हमारे पास कोबाल्ट है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 27. सो नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इट हैव, इट विल हैव 24 number of electrons. So the configuration will be like this. Fe3 पॉजिटिव नहीं हो सकता, 23 इलेक्ट्रॉन्स हो गए फर्स्ट ऑफ ऑल, 28 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 26 इलेक्ट्रॉन्स है, तो किसी भी कंडीशन में इनका सेम नहीं हो सकता. नाउ इट हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने हैं, 24. यहाँ 24 है, यहाँ 26 है, यहाँ 23 है. नाउ क्रोमियम पॉजिटिव अगर हम देखें तो 23, तो बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसी से मैच कर रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन इससे मैच कर सकती है. अगर किसी और कंडीशन की बात हो तो वो हम अभी फिलहाल नहीं करें, वैसे इस कंडीशन में यही कॉन्फ़िगरेशन बनेगी. Now next question is, the radius of the second orbit of hydrogen atom is equal to the radius of, आपको इसके लिए देखना है कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होती है. रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z. इट इज 0.059 इंटू n स्क्वायर बाय z, तो n स्क्वायर बाय z जिसका सेम आ जाए. तो हमसे बोला है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए n स्क्वायर बाय z कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट है स्क्वायर डिवाइडेड बाय z इज 1, सो इट इज 4 टाइम्स ऑफ दैट. वो किस में फिट बैठ रहा है, अगर हम इसके लिए n स्क्वायर बाय z निकालने लग जाए, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ दिस, सो दिस इज 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.
Fourth orbit, let's see the third orbit of Li2 positive. Third orbit की बात करें तो 3 का square divided by 3. Again, it is not equal to 4, it is not equal to 4. It will be 2. Now fourth orbit, and this will be equal to 3. Now fourth orbit of He positive ion, fourth orbit की बात करें तो fourth का square divided by 2 because the atomic number is 2. So the answer is going to be 8 इसके केस में. Now fourth orbit of Be3 positive, इसका atomic number कितना होता है 4, और fourth orbit ले रहे हैं तो 4 का square. So this is the correct answer because the value is 4 for n square by z. So the option D is correct here. पूरा सॉल्व करके नहीं देखना. नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है. इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रहा है तो डी ऑर्बिटल कितना डीजेनरेट होता है? इट इज 5 फोल्ड डीजेनरेट. 1 2 3 4 5 orbitals it has, so it is 5 fold degenerate in the absence of any magnetic field. If magnetic field is applied, that you will study in the coordination compounds, कि ये स्प्लिट हो जाते हैं, फिर ये डीजेनरेट नहीं रहते हैं, सबकी एनर्जी सेम नहीं रहती. ना द क्वांटम नंबर्स +1 by half +1 मतलब +half and -half for the electron spin represent. What they represent is they are representing two quantum mechanical state which do not have any classical analog. मतलब कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है, ये क्वांटम थ्योरी से आया है प्योरली. तो ये रोटेशन नहीं कहता, हम जनरल मान लेते हैं कि इट इज फॉर द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इट इज नॉट जस्ट रोटेशन ऐसे, इसका ये क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स हैं जिनका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं होता. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ represents the radial probability function of 3D electron? Now 3D electron के लिए रेडियल प्रोबेबिलिटी के लिए हमें क्या देखना है? वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियल नोड्स. आप ये देख लो रेडियल नोड्स कितनी है. रेडियल नोड्स इज L - N - 1. सॉरी, इट इज N - L - 1. फीलिंग्स में हो जाता है कभी, बहते बहते गलत हो जाता है. N - L - 1. नाउ आपसे बोला है 3D इलेक्ट्रॉन के लिए, सो इट इज 3 - 2 - 1. L फॉर D इज 2. तो रेडियल नोड्स इज कमिंग आउट टू बी 0. तो यानी कि ये ओरिजिन के अलावा इट विल नॉट टच द एक्स एक्सिस क्योंकि इसके नोड्स नहीं है. इन सब में देखिए यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, यहाँ नोड है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. Next question is the magnetic moment of Ni2 positive ion. It is basically was NiX positive. It is NiX positive ion और आपको X की वैल्यू निकालनी है. बेसिकली यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई तो 2 आंसर गिवन है, बट हम निकालेंगे कैसे? What you have to do is for the magnetic moment it is n plus 2. आपको X की वैल्यू निकालनी है. It is under root of x plus 2. ये आपको कितना दे रखा है? 2.82. Now if you will see x का वैल्यू will come out to be 2. So you have to find out that x का वैल्यू, it is nickel x positive. उसमें x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, फॉर्मूला ये लगाना है, आंसर इसका 2 है. Now next question is 15. If the nitrogen atoms have electronic configuration 1s7, it would have energy lower than that of the normal ground state. यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो कि 1s7 ही करते हैं, हमें इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, हम s के इसी ऑर्बिटल में करीब 7 इलेक्ट्रॉन फिट कर दें. बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स वुड बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज रहेंगे. हाँ, एक दूसरे से रिपल्शन हो सकता है, दैट पॉइंट इज करेक्ट, बट वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्लोजर रहेंगे. येट 1s7 इज नॉट ऑब्जर्व्ड. क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि इनके क्वांटम नंबर्स काफियों के एक जैसे हो जाएंगे. और ऐसा किसने कहा था? नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स. दैट इज सेड बाय Pauli. So according to Pauli's exclusion principle, this is not possible.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर्स n एंड l, मतलब ये आपको कुछ डिफरेंट सेट्स ऑफ n एंड l दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में प्लेस करना है, मतलब लोएस्ट से स्टार्ट करके हाईएस्ट पे जाना है ना. 4 and 1, this will make 4p. 4 and 0 is 4s. 3 and 2 is 3d. 3 and 1 is 3p. अगर हम इसे अरेंज करें तो सबसे लोएस्ट इन एनर्जी कौन सा है? 3p. उससे ग्रेटर 4s. देन कम्स 3d. n plus l रूल के अकॉर्डिंग दिस इज 4, दिस इज ऑल्सो 4, बट इट हैज लेस वैल्यू ऑफ n. 3d में अगर हम देखें तो n प्लस l कितना है इसका? 5, एंड इससे भी ग्रेट हो जाएगा 4p, इसका भी है 5. नाउ जब इक्वल वैल्यूज होती है, अगर हम इनका n प्लस l देखें, सो दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 5, बट फिर जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होता है उसे हम लोअर इन एनर्जी कंसिडर करते हैं. तो इसे अगर हम देखें तो कैसा आएगा? ये फोर्थ वाला सबसे पहले, फिर greater than this was second वाला, 3d third, and then you have first. So this is matching with the A option. So A option is correct. इस टाइप के क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है. आप प्लीज जो भी चीजें हैं उन्हें एक बार राइट डाउन कर लीजिए सो दैट आपका ऑर्डर गलत नहीं निकल करके आए, ऑर्डर में कंफ्यूजन ना हो इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पी वाई इलेक्ट्रॉन इज 0 इन. पी वाई इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो अगर ये मेरे पास एक्सिस है x y z, तो ये अगर मेरे पास ये p ऑर्बिटल इधर होगा, ठीक है, तो ये किस प्लेन में है? ये पी वाई प्लेन में. तो किस प्लेन में मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग की बिल्कुल 0 है? दैट इज दी एक्स वाई प्लेन. इस प्लेन में मुझे ही नहीं मिलेगा. इट इज लाइक दिस एंड एक्स वाई प्लेन इज दिस. ओरिजिन पे इट इज 0. So it is sorry XZ plane. XZ plane पे मेरे को XZ plane is this and YPY is this. So it is not going to be there. The probability is going to be 0. Next question. The orbital angular momentum of 4p electron will be. Now what is the orbital angular momentum for 4p? The orbital angular momentum is अंडर रूट ऑफ l प्लस 1 h बाय 2 पाई. ठीक है. नाउ p के लिए l कितना है? 1. n से अभी फिलहाल कोई वास्ता नहीं, h बाय 2 पाई. दिस इज रूट 2 बाय h 2 पाई. सो आंसर इज बी. सिंपल फॉर्मूला लगाना है, रख देना है. Next question, uncertainty in measuring the speed of a particle is numerically equal to the uncertainty in position. The values of uncertainty will be equal to, it will be either A or either C, क्योंकि delta x dot delta v is greater than equal to h by 4 pi m. So this is either equal to or either greater. That Heisenberg अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं. द आंसर इज डी. व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन के लिए आपको निकालना है वुड बी हैविंग द सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर ट्रांजिशन. n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 2 ऑफ द He पॉजिटिव स्पेक्ट्रम. तो अगर हम बात करें हीलियम के लिए, द आपको ये गिवन है, दिस इज इक्वल फॉर हीलियम, दिस He पॉजिटिव का लेमडा विल बी r इंटू z का स्क्वायर ऑफ He 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल्स टू r इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर. दिस विल इक्वल टू 4 इंटू 3 बाय 16. This will come out to be 3 by 4. अब यही इक्वल है इस लेमडा h के. सो लेमडा h हमारे पास कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू दी, कैसे? r
1 का स्क्वायर 1 अपॉन n 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n 2 का स्क्वायर. दिस 1 इज जस्ट 1, ये आर कैंसिल हो गए, दिस इज 3/2. तो बेसिकली 1 अपॉन n 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n 2 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस 3/4. नाउ इसके लिए अगर हम 2 से 1 जाए, सो दिस विल बी दी आंसर. आप क्या कर सकते हैं, n1 की जगह 1 पुट करके देखिए. 2 3 4 सारे n2 पॉसिबल है उसके लिए, एंड यू कैन सी किसके लिए 3/4 के इक्वल आ रहा है. सो दिस विल कम आउट टू बी 2 to 1. Next question, number of possible spectral lines in the bracket series in hydrogen spectrum. Now for hydrogen spectrum, the starting n, the ground state n is equals to 4. And the 9th excited state से आ रहा है, that means n is equals to 10 से आ रहा है. So number of possible lines is 6. Why? 10 9 8 7 6 5 4. यहां से इस तरीके से. Next question. Which of the following set of quantum numbers is permissible? The set of quantum numbers which is permissible is the one which will have all the values according to the rules of the quantum number, and that is 4 2 minus 1.5. क्योंकि जहां 1 हो गई s की वैल्यू वो पॉसिबल नहीं है. दिस l m की वैल्यू है यहाँ पे +2. नाउ m का वैल्यू इज ऑलवेज फ्रॉम -l टू +l, उससे ज्यादा नहीं हो सकती. Now 4 4 plus 2 and minus half, so it is not possible because n and l are equal here. N is always greater than the l. L is 0 to n minus 1. n के equal नहीं होगा, so the answer is this. This is incorrect. Next question, what is the wave number of the radiation of lowest frequency in the Lyman series of the spectrum of Li2 positive ion? आपको वेव नंबर निकालना है. बेसिकली इट इज म्यू बार इज इक्वल टू Rydberg इंटू दी जेड स्क्वायर, अब डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए बोल रहे हैं, तो n1 कितना होने वाला है 1 एंड n2 कितना होने वाला है 2. z का स्क्वायर इज बेसिकली z इज इक्वल्स टू 3 है, तो दैट विल बी 9. सो इट विल बी 9 का 9 इंटू r, दैट इज 1 अपॉन n1 कितना है हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, दैट इज 3/4. 9 इंटू r इंटू 3/4, that is 27r/4. 27r/4. So this is the correct answer, 27r/4. Next question, number of orbitals represented by n is equals to 3, l is equals to 2 and m is equals to m plus 2. कितने ऑर्बिटल्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें n आपका 3 हो, l आपका 2 हो, यानी कि दिस इज 3d, और +2 m की वैल्यू भी आपको गिवन है, तो दिस इज 1. Only one orbital is possible for such type. Next question is, which of the following conclusions cannot be derived from Rutherford's alpha ray scattering experiment? इनमें से कौन सा postulate was not described? Electrons move in a circular path of fixed energy called orbits. This was given by Bohr. So this is not derived from the Rutherford's theory. Electrons? Yes, electrons move in circular paths of fixed energy. Fixed energy की बात Rutherford ने नहीं करी थी. Next question, which of the following options do not represent the ground state electronic configuration of atoms? इसमें से कौन सा ground state electronic configuration नहीं है? तो सारे rules follow करते हुए ये option नहीं follow कर रहा है because it is 3d9 4s2. देखिए 3d8 4s2 possible है, 3d10 4s1 possible होता है,
3d 5 4s 1 पॉसिबल होता है बिकॉज ये हुंज रूल को फॉलो कर रहे हैं, और ये नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 3d 9 के बजाय 3d 10 4s 1 would have been correct. So this is the option. Which of the following statement is not correct about the characteristics of cathode rays? Cathode rays के बारे में कौन सी बात इसमें से नहीं सही है? Cathode rays depend upon the nature of gas present in the cathode ray tube. No. अगर हम सब देखें, they start from cathode and move towards the anode. True. They travel in straight line in the absence of external electric and magnetic field. True. Cathode rays do not depend upon the material of electron taken. True, because the mass of electron is very small. Now, characteristics of cathode rays depend upon the nature of gas. No, it does not depend upon the nature of gas you are taking inside the tube. So D option is the answer. Next question. The number of radial nodes for 3p orbital is, number of radial nodes के लिए हम फॉर्मूला देख चुके हैं. number of radial nodes आपको निकालनी है तो it is n minus l minus 1. 3p के लिए अगर हम बात करें, 3 minus p के लिए क्या लगेगा है, तो कितनी radial nodes आ गई? 1. So the answer is D. Next question is, which of the following responsible to rule out the existence of definite paths or trajectories of electrons? Definite existence of definite paths and trajectories की जो possibility है, that was ruled out by Heisenberg's uncertainty principle. क्योंकि अगर definite रहता तो आप निकाल सकते थे position and velocity and all that, वो हम नहीं निकाल पाते हैं. So the correct answer is Heisenberg's uncertainty principle. Next question, if traveling at same speed, which of the following matter waves have the shortest wavelength? Shortest wavelength हमारे पास किसकी होगी? lambda is equals to h upon mv होता है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी wavelength छोटी होगी, और मास किसका सबसे ज्यादा है? alpha particle का, because it has 2 protons and 2 neutrons. It is just a proton, just a neutron and an electron. इलेक्ट्रॉन का तो मास वैसे ही बहुत छोटा होता है, तो lambda इसकी सबसे ज्यादा होगी. तो shortest wavelength will be of the alpha particle. The orbital diagram in which the Aufbau principle is violated. Aufbau principle इनमें से किस में violate हो रहा है? जिसमें energy के according, जो हमारा increase of energy है, उसके according अगर electron fill नहीं हो रहा है. See, अगर हम इसे starting से start करें, this is correctly fine. 2 electrons, 1 1 each. 2 electrons paired and 1 each. तो यहाँ पे भी सब like Hund's follow हुआ है and Aufbau follow हुआ है. सी में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हुआ है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं. और अगर हम डी की बात करें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं और यहाँ पे भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इसमें ठीक से फिल नहीं हुए हैं. तो हम सी की बात करेंगे कि पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें कंप्लीट होने चाहिए थे, फिर उसके बाद वो पी की तरफ जाने चाहिए थे. सो दिस इज एस में. सो सी इज द करेक्ट आंसर. इस वाले में अगर आपका जो वायलेट हो रहा है, दैट इज हंट्स रूल. हुंस रूल वाई? बिकॉज पहले इसमें 1 1 फिल होने चाहिए, फिर पेयरिंग स्टार्ट होनी चाहिए. ऑफबो कौन सा फॉलो नहीं कर रहा? सी. नेक्स्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रेडियम 37? करेक्ट, लाइक करेक्ट कौन सा हो सकता है? सो करेक्ट हम निकाल लेते हैं. 37 के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जाना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है रुबीडियम का, दैट इज इन दी 5s वाला शेल. सो 5s में करेक्ट वाला कौन सा होगा? s के लिए आप ऑब्वियसली क्या निकालने वाले हैं? 0. द l विल बी 0, द m विल बी 0 एंड दिस इज a. 37 for the rubidium because it is an element of group 1a. okay, लीना की रब से फरियाद. तो 5s 1 for the valence electron. Next question, correct set of, this is the same question again. Any p orbital can accommodate up to, किसी भी p orbital में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? किसी p, एक पर्टिकुलर p ऑर्बिटल में बोला गया है any p orbital can accommodate 2 electrons with opposite spin. 2 electrons
with opposite spin. Only one orbital के बारे में बात करेंगे. Any p orbital can accommodate two electrons with opposite spin, क्योंकि same spin नहीं हो सकता, पॉलीज को वायलेट कर जाएंगे. Now question number 35 is the mole fraction of a solvent in aqueous solution of a solute is 0.8. Mole fraction of solute is 0.8. The molarity in mole per kg of the aqueous solution. आपसे molarity पूछी गई है. Now इसके लिए क्या करेंगे? Let the basically weight. Let the weight of solvent be 1000 grams, क्योंकि मोलालिटी जो होती है इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय weight of solvent in kg. So it is number of moles of solute divided by weight of solvent in kg. This is the molality. Now अगर हम molality में यही वाली टर्म को 1000 grams ले लेते हैं, यानी कि फिक्स कर दिया हमने, तो फिक्स करने के बाद में आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. वाटर अगर आपके पास इट इज एक्वस सोल्यूशन, तो वाटर इज द सॉल्वेंट, और वाटर के लिए आप 1000 ग्राम्स में मोल्स निकाल सकते हैं, डिवाइड करके बाय 18 इट इज 55.56. तो all you have to do is what? Mole fraction of the solute is equals to number of moles of solute divided by total number of moles, that is number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent. It is 0.8 is equals to number of moles of solute by number of moles of solute plus 55.56. Now whatever the number of moles of solute is, आपने यहाँ पे रख देना है, डिवाइडेड बाय आपको 1 करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी 1000 ग्राम लेकर के चल रहे हैं. तो दिस इज 1 kg मास ऑफ वाटर, यहाँ वैल्यू 1 है, तो मोलालिटी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ कैलकुलेट करने के बाद आएंगे 13.88. क्योंकि इतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन है तो मोलालिटी भी आपकी बहुत ज्यादा आने वाली है. मोल फ्रैक्शन इसका 0.8 है, यानी कि वाटर का तो सिर्फ 0.2 रह गया है. आप चाहे तो इसे बहुत सारे डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं. आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ लाइक वाटर निकालने के बाद में भी कर सकते हैं. बट द आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द मोलालिटी ऑफ अ 20% मास बाय मास एक्वस सोल्यूशन ऑफ KI. मास बाय मास 20% दे रखा है. सो मोलालिटी इज अगेन कितना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ solvent. So let the mass of solution be 1000 gram. Therefore mass of KI कितना हो जाएगा इसके अंदर? 20% ऑफ 1000 ग्राम. 20% ऑफ 1000 ग्राम इज 200 ग्राम. तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? एक्वस सोल्यूशन की बात करें, दूसरा वाटर ही, दैट विल बी 1000 माइनस 200 यानी कि 800 ग्राम. ठीक है. तो मोलालिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? मोलालिटी विल नाउ बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI विल बी इसका कितना मास है डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 166 गिवन है, इनटू वाटर का मास कितना है हमारा 800 और ग्राम्स में लिया है तो ऊपर क्या हम कर देंगे? मल्टीप्लाइड बाय 1000. सो यू मल्टीप्लाई बाय 1000. सो व्हाट विल बी दी आंसर फॉर दिस? इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.51.
This will be the answer. Once you solve it, this, that, this, that, you can do it. Next question, the ratio of energy of a photon is h nu. Okay. नाउ आपसे बोला गया 200 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के रेडिएशन का 4000 एंगस्ट्रॉम के रेडिएशन के साथ में 2000 एंगस्ट्रॉम के रेडिएशन का 4000 एंगस्ट्रॉम के रेडिएशन के साथ में निकालना है. सो रेशियो ऑफ एनर्जी E1 by E2 will be h mu1 by h mu2. Now this will be h और h तो कैंसिल आउट हो गए, तो E1 by E2 is equals to mu1 by mu2 which is equals to lambda 2 by lambda 1. Why? Because mu is equals to 1 upon c upon lambda. C is constant here, speed of light. So the ratio will be equal to basically lambda 2 by lambda 1. It is equals to 4000 angstroms by 2000 angstroms. So answer is 2. D option is correct. Next question, electromagnetic radiation with maximum wavelength is, maximum wavelength, lowest energy, that is your radio waves have the maximum wavelength and lowest energy. So next question, question number 39 is, इसमें से सबसे ज़्यादा maximum number of unpaired electrons आपको निकालने हैं. First is your magnesium. Magnesium is Mg2 positive. So there is no unpaired electron because it is now 2,8 configuration. 10 electrons है, completely correct. Ti it is, इसका atomic number कितना होता है टाइटेनियम का 22. Now इसमें से 3 electrons अगर चले गए हैं, so the configuration becomes 3d1. It is 3d34s2 जिसमें से 2 electrons चले गए, 3 electrons चले गए, तो configuration 3d1 है और इसका कितना होगा 3d6. So number of unpaired electrons 4, 1 and 1. Yes. ठीक है. So this is the correct answer, Fe2 positive. Next question, the orbital angular momentum of an electron is in 2s orbital. 2s orbital में orbital angular momentum निकालना है. अभी एक और question में हमने निकाला था under root of L, L plus 1 and h by 2 pi. Now s orbital के लिए L is equals to 0 होता है. So this will be 0. Already L plus 1 is going to be 0. So this term itself is going to be 0. So option B is correct. Now 41 question is saying an aqueous solution has urea and glucose in the mass ratio of 3:1. If the mass ratio of water and glucose in the solution is 10:1, the mole fraction of glucose in the solution is, आपको mole fraction of glucose निकालना है. Basically mole fraction of glucose is going to be moles of glucose divided by moles of glucose plus moles of urea plus moles of water. ये होने वाला है. हमें जो गिवन है उनका रेशो गिवन है. अब मैं यहाँ पे मोल्स का रेशो निकाल सकती हूँ बाय द मास रेशो. इफ लाइक आई नो द मास आई कैन कैलकुलेट द मोल रेशो. सो लेट्स सी मोल्स ऑफ यूरिया बाय मोल्स ऑफ ग्लूकोज किस तरह से आएंगे. दैट विल बी मास ऑफ यूरिया बाय मास ऑफ ग्लूकोज इनटू मोल्स ऑफ moles of urea, mass of urea into molar mass of glucose into molar mass of urea. Moles of urea will be mass of urea divided by molar mass of urea, and this will be equal to mass of glucose divided by molar mass of glucose. N is equals to weight upon molar mass वाला formula हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है. So mass of urea to mass of glucose हमें given है. This ratio is provided to us. It is 3:1 into molar mass of glucose होता है 180 divided by molar mass of urea is 60. ये cancel out, ये cancel out, ये कितना आ गया 9:1. Okay. Now moles of
वाटर बाय मोल्स ऑफ ग्लूकोज अगर हम निकालें, क्योंकि हमें इनका भी रेशो गिवन है, सो दैट इज मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ ग्लूकोज इनटू मोलर मास ऑफ ग्लूकोज बाय मोलर मास ऑफ वाटर. सो दिस इज, इनका रेशो कितना गिवन है, 10:1 into this is going to be 180 and this is going to be 18, this is 100. now अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे, like Nu by Ng plus Nw by Ng, this will be equal to 9 plus 100, this is 109. Now what we do is, हम इसमें दोनों साइड पे, मैं ज़रा सा स्क्रीन थोड़ी मेरी यूज़ ज़्यादा हो गई है, सो इसे थोड़ा रब करके मैं आपको बताती हूँ कि ये आ रहा है कुछ इस प्रकार से, Nu by Ng प्लस Nw by Ng इज इक्वल्स टू 109. नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली हम देख रहे हैं Ng टर्म बन रही है, और हमें जो मोल फ्रैक्शन यदि निकालना है तो हमें चाहिए Ng बाय Nu plus Nw plus number of moles of glucose. So there is only one term left for you to do, that is Nu by Ng plus Nw by Ng. अगर आप +1 कर देंगे दोनों साइड में तो इस तरीके से आ जाएगा, दिस ऑल विल बी मोल्स ऑफ यूरिया प्लस वाटर प्लस ग्लूकोज डिवाइडेड बाय ग्लूकोज इज इक्वल टू 110. अब इसी का ही रिवर्स इज मोल फ्रैक्शन. सो द आंसर इज 1/110. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The number of oxygen atom in 4.4 gram of CO2. Now 4.4 gram of CO2 means how many moles? Moles of CO2 is equals to 4.4 divided by 44, which is basically the molar mass. It is 0.1. एक molecule के अंदर 2 ऑक्सीजन होती हैं, so atoms of oxygen is twice into 0.1 into Na, which is 0.2 into Na, यानी कि कितना होगा ये 1.2 into 10 raised to the power 23. Next question. A mixture of gases contains hydrogen and oxygen in the ratio 1:4. What is the molar ratio of the gases? बेसिकली आपको मास का रेशो गिवन है वेट का, मास ऑफ H2 बाय मास ऑफ O2 इज 1:4. आपको इनके मोल्स का रेशो निकालना है, मोल्स ऑफ H2 बाय मोल्स ऑफ O2 विल बी मास ऑफ H2 बाय मास ऑफ O2 इनटू मोलर मास ऑफ O2 इनटू मोलर मास ऑफ H2. This equals to 1/4 into molar mass of O2 is 32 because we have 2 oxygens here, into molar mass of hydrogen is, see this is 4:1. D option is correct. Next question. Equal masses of hydrogen, oxygen and methane have been taken in a container of volume V at temperature 27 degrees Celsius in identical conditions. The ratio of volumes of gases H2, O2 and methane would be. अब क्योंकि इनके equal masses taken है at equal volumes, तो इनमें क्या चीज़ हमें देखनी है? There will be one thing which will also be equal. Equal masses of hydrogen, oxygen and methane have been taken in a container of volume. आइडेंटिकल कंडीशन में है, इक्वल मासेस गिवन है, इक्वल मासेस आइडेंटिकल कंडीशन में गिवन है, तो इनका वॉल्यूम जो होगा, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द मोल्स, सिंस दे हैव बीन एट इक्वल कंडीशंस, एक सेम टाइप ऑफ कंडीशंस. सो सेम टाइप ऑफ कंडीशंस पे मासेस आपने इक्वल लिए हैं. मोल्स ऑफ H2 विल बी X मास इक्वल डिवाइडेड बाय, इसका जो भी रेशो था, इसका मास कितना होता है 2, इसका भी आपने सेम मास लिया है, मास कितना है 32. CH4 मीथेन X मास लिया है,
मोल्स का रेशो कितना हो जाएगा, सॉरी मोल्स कितने हो जाएंगे बाय 16. ना वॉल्यूम का सेम कंडीशन पे लिया है, सो मोल्स का रेशो यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशो विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हमारे पास, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वट एवर द कंडीशन इज, उसके अकॉर्डिंग आप नीचे वाला वैल्यू निकाल सकते हैं, मोलर वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं. सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन. तो मैं इसका रेशो ले लूँ x/2 इज टू x/32 इज टू x/1 because this is proportional to the number of molecules. Now when I will solve it out, what I'll get is 16 is to 1 is to 2. ठीक है, आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, फिर 16 कॉमन निकाल लीजिए, you'll get this answer. 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें 1 is to, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दिस इज 16, 1 is to 2 ऐसा हो जाएगा. फिर उसके बाद में आप फर्दर इसमें से 16 कॉमन निकाल लीजिए, you'll get this. ये हमने 16 करना था, 16 है ये, और ये 2 कॉमन निकालने पे 8 हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द आंसर. 16 is to 1 is to 2. Next question. When 22.4 liters of hydrogen is mixed with 11.2 liter of chlorine, now इसके लिए आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा कि H2 plus Cl2 gives twice of HCl. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इनकी सेम कंडीशंस है. इसका वॉल्यूम आपने ज़्यादा ले रखा है और इसका वॉल्यूम कम ले रखा है, सो दिस विल बी दी लिमिटिंग रेजेंट. क्यों? इसका वॉल्यूम ज़्यादा है. 1 वॉल्यूम ऑफ दिस रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ दिस टू फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ दिस. 22.4 आपने इसके लिए है, 11.2 लीटर इसके लिए है. तो बेसिकली अगर सेम कंडीशंस है, आपने वॉल्यूम लेना है, तो नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग इसके मोल्स आपने ज़्यादा ले रखे हैं और इसका 1 मोल ले रखा है, इसका करीब हाफ मोल ले रखा है. 22.4 का हाफ इज, इसका 1 मोल इज प्रेजेंट, इसका 0.5 मोल इज प्रेजेंट. दिस इज द लिमिटिंग रेजेंट. आपसे बोला गया HCl कितना बनेगा, HCl इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा. 1 मोल गिव्स 2 मोल ऑफ HCl, so 0.5 will give 1 mole of HCl. So this is all for the questions from atomic structure and mole concept for your NEET examination. Important questions है, आप और questions try कीजिए and keep up the spirit high and all the best. Thank you.